जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप कुछ नया सीख रहे होंगे और इस प्लेटफॉर्म पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी 10th क्लास ज्योग्राफी का है और धीरे धीरे हम लोग आगे और बढ़ते जाएंगे और मैं आशा करता हूं कि जो प्रीवियस सेक्शन हो चुके हैं, हमारे प्रीवियस लेक्चर हो चुके हैं, आप उनको भी विजिट करेंगे। ये मेरा इनिशिएटिव है, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ नया प्रोवाइड कर रहा हूँ। शायद उसमें करंट अफेयर भी होता है, उसके बाद आपका पॉलिटी भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ज्योग्राफी है, बायोलॉजी है, फ्यूचर में हिस्ट्री भी आएगा। तो आप बस इतना सुनिश्चित रखिए और इतना मतलब बोल रहा हूं कि पेटी बांध के रखिए कि जर्नली आप कुछ सीख सके। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल के ऊपर है। तो आपके पीछे एक फोटो है, जरा इसको परसिव करिए, इसको समझिए मैं आज आपको ये क्यों दिखाने लाया हूं। देखिए, आपका जो परसेप्शन रहा होगा शायद कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपको एक कंसर्न के साथ ये फोटो दिखा रहा हूं और ये फोटो दिखाने का मेरा एक ही इंटेंस है कि आप प्लीज क्या करें, एनवायरमेंट से जुड़े। ये एनवायरमेंट से जुड़ने वाली कहीं से कहीं तक हरकतें लग नहीं रही। आप देख रहे हैं किस तरीके का वेस्ट पॉल्यूशन सोसाइटी में हो रहा है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं समझाने की आपको कि आप इन्वायरमेंट को जितना हार्म पहुंचाएंगे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे समाज में दिखेगा आपको, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे कोविड या कोरोना वायरस बोल सकते हैं, ठीक है, बर्ड फ्लू हो, हेपेटाइटिस हो, हम बोल सकते हैं अल्जाइमर्स वगैरह हो, कुछ भी हो, कोई भी बीमारी आप देख लो, उसका एक ही रीजन, आप इन्वायरमेंट को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हो। जितना आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो उस पॉल्यूटेंट से हमारे नेचर को जो हार्म हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम। तो हमें क्या करना है कि इस नेचर को सुरक्षित करना है और इस नेचर को हमको क्या करना है, संभाल के रखना है। जब तक हम इसको संभाल के नहीं रखेंगे तो उसका भुगतान हमें खुद भरना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देख सकते हैं आप किस तरीके का वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री डेवलप करती है, कीचड़ नाला फ्यूल इंडस्ट्री, क्या हो रहा है ये देखिए। ये हमारे नदी तालाब में पानी जा रहा है, इसी को फिल्टर कर करके हम पी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत है। ये देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट। 2019 में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था और मुझे बहुत पसंद आया। 2019 में प्लास्टिक बैन कर दिया था। माइक्रो प्लास्टिक अभी भी स्टार्ट है, या पॉलीथीन्स बोल सकते हैं, वो अभी भी रेगुलेट है, पर प्लास्टिक को बैन करने की तरफ एक मुहिम बढ़ा दी थी और ये मुहिम बढ़ाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था। ठीक है, तो आज हमको क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ना है और उसमें भी हमको इंडस्ट्रियल पढ़ना है, इस वजह से मैंने आपको ये चीज दिखाया है। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपका टारगेट कुछ भी हो, चाहे सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, कोई भी आप एग्जाम डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, आप मुझसे जुड़ सकते हो। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। आपको क्या करना है, बस ओनली टेक्स्ट मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, बाकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, बाय रोहित रानगर। ठीक है, तो आई होप सो यू विल इजीली कनेक्ट विद दैट पॉइंट। स्टार्ट करें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्योग्राफी चैप्टर 6, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज अ लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आप जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करके उसको और प्रोडक्टिव वे से आप अगर बना रहे हैं या यूज कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग टू सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चर वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, सेकेंडरी सेक्टर से, विच प्राइमरी मटेरियल प्रोड्यूस एंड कन्वर्ट इनटू द
फिनिशिंग गुड। 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, वो लास्ट में देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो किस किस तरीके का पैटर्न आता है, एक क्वार्टरनरी भी होता है। तो जनरली आपसे 3 ही सेक्टर के बारे में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फॉर इंडिया, it help to modernize agriculture, reduce heavy dependence on agriculture income by providing jobs and non-agriculture sector। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपको हेल्प करती है आपका रोजगार डाइवर्ट करने में, नहीं तो ज्यादातर लोग फिर किसान ही रहेंगे। एजुकेशन की तरफ भी बढ़ावा देती है इंडस्ट्री। दूसरी चीज है कि मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल फिनिशिंग गुड्स भी आपको मिलता है कहां से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। बट इसके कुछ सेटबैक्स भी है कि अगर सब इंडस्ट्री में काम करने लग जाएंगे तो आपके लिए अनाज कौन उगाएगा, और अनाज नहीं उगेगा तो कैसे काम चलेगा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इंडस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड जनरेशन मोर इनकम। बिल्कुल, इंडस्ट्री का काम क्या है, जॉब्स क्रिएट करना, बट वो असफल रही है इंडिया में। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपांड ट्रेड एंड ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सपोर्ट करने का भी काम है और एक्सपांड करना है ट्रेड को, जैसे कि चाइना देख सकते हैं बहुत ज्यादा ट्रेड करता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री। बिल्कुल, प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड हम एशियन टाइम पीरियड से देख रहे हैं, मेसोपोटामिया से हमारा ट्रेड था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और काफी सारे अशोक टाइम पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य, और आप संगम लिटरेचर्स में भी देख सकते हैं, चेरा, चोला, पांड्या, ये भी ट्रेड करते थे, ठीक है ना, अरब नेशन से करते थे। तो हमें एविडेंस बहुत अच्छे लेवल पे मिले हुए। चलो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इंडिया आर इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर। बिल्कुल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों इंटरडिपेंडेबल है। एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव अ बूस्ट एग्रीकल्चर राइजिंग द प्रोडक्टिविटी। एग्रो एग्रीकल्चर मतलब जो अनाज या एग्रीकल्चर में जैसे जो फूड सप्लीमेंट्स या फूड एलिमेंट्स होते हैं उसकी बात हो रही। इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल। बिल्कुल, जैसे कि कॉटन, टेक्सटाइल। इंडस्ट्री प्रोवाइड मेनी एग्रीकल्चर इनपुट लाइक इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पीवीसी पाइप, मशीन एंड टूल्स एक्सेट्रा। तो जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर को क्या दे रही है उसके बदले में, जब आपको रॉ मटेरियल दिया जा रहा है एग्रीकल्चर को, तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री भी तो कुछ करेगी ना। तो क्या दे रही है, इरिगेशन पंप्स दे रही है, फर्टिलाइजर दे रही है, इंसेक्टिसाइड दे रही है, पीवीसी पाइप दे रही है, मशीन दे रही है, टूल दे रही है, एक्सेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय द इंडस्ट्री सेक्टर हैड नॉट ओनली हेल्प फार्मर ऑब्टेन एग्रीकल्चर इनपुट, हेल्प टू ट्रेड एंड देयर प्रोड्यूस। मतलब जितना ज्यादा अच्छा फसल होगा उससे क्या हेल्प मिलेगा कि इंडस्ट्री उनको और बूस्ट करने की कोशिश करेगी। फैक्टर विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देखिए, रॉ मटेरियल चीप और अबंडेंट अवेलेबल होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री बेसिकली वो एरिया में होगा जहां आपको बेसिकली रॉ मटेरियल्स इजीली उपलब्ध कराया जा सके, उसको ज्यादा डिस्टेंस में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट, लेबर, लेबर भी बहुत जरूरी है, लेबर लो कॉस्ट होना चाहिए, प्रोडक्शन लो रहेगा। देखिए, अबिलिटी ऑफ चीप लेबर इज नेसेसरी फॉर लो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन लो, ठीक है। नेक्स्ट, पावर, चीप एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर। इंडस्ट्री में पावर की भी तो आवश्यकता होती है, और कैपिटल। ये 3 चीज से क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, आईएमपी लगा लो एकदम। ये 3 चीज से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे लगा लो आईएमपी। क्यों आईएमपी लगा लो, एक इंडस्ट्री के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया था और पूछा गया था क्या क्या, तो रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, पावर चाहिए और कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो इन फ्यूचर में ये क्वेश्चन वापस आ सकता है। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंडिचर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज भी होनी चाहिए, साथ में लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए और पावर होना चाहिए। 5 bases on which industry are classified। देखिए, on the basis of source of raw material use, agro base, mineral base। रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो इंडस्ट्री कैसी होगी, एग्रो बेस होगी कि मिनरल बेस। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, बेसिक एंड द कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो एक बेसिक इंडस्ट्री होती है और दूसरी कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा उसमें पैसा लगाया जाएगा तो वो या तो स्मॉल स्केल होगी या तो लार्ज स्केल होगी, जिसे हम MSME बोला जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट सेक्टर होती है। किस किस तरीके की इंडस्ट्री होती है, पब्लिक सेक्टर होती है, प्राइवेट सेक्टर होती है, कोऑपरेटिव सेक्टर होती है और जॉइंट सेक्टर होती है।
Based on the bulk and the weight of raw material, finished good, heavy industry, light, in the investment in more than crore rupees industry, they consider as a large scale industry. For example, iron and steel and cement industry. राजस्थान के चित्तौड़ में आप जब जाएंगे, चेतक मतलब चेतक जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी है, आदित्य बिरला, बिरलाज वगैरह की इंडस्ट्रीज भी आपको वहां जनरली दिखेगी, सीमेंट फैक्ट्रीज है। तो राजस्थान में आपको सीमेंट फैक्ट्रीज बहुत सारी मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देख सकते हैं इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये आपके लिए एक मैंने चार्ट बना के रखा है, तो ये चार्ट से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। दो तरीके की साइज होता है, लार्ज और स्मॉल। और द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो पब्लिक सेक्टर होगा, प्राइवेट सेक्टर होगा, ज्वाइंट सेक्टर होगा और कोऑपरेटिव सेक्टर होगा। चलो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जनरली कौन सी इंडस्ट्री होती है, जिसमें हम कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, रबर, शुगर, कॉफी, टी एंड एडिबल ऑयल, इसे हम क्या बोलेंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बिल्कुल याद रखना है, आपको अगर डिफेंस एग्जाम क्रैक करना है तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा बार बार। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, रबर, शुगर, कॉफी, टी एंड एडिबल ऑयल। मिनरल बेस्ड एग्जाम्पल आयरन, स्टील, सीमेंट, मशीन टूल, पेट्रोकेमिकल, इसे हम क्या बोलेंगे, आपका मिनरल बेस्ड। 4 टाइप ऑफ इंडस्ट्री ओनरशिप हमने देख लिया, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, ये हमने देख लिया है। ज्वाइंट सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों मिलके काम करती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, ज्वाइंट सेक्टर। जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोऑपरेटिव सेक्टर एंड सप्लायर रॉ मटेरियल बोथ। जैसे शुगर इंडस्ट्री बेसिकली आपको मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर एंड कोर इंडस्ट्री इन द कार्डिल। ठीक है, तो ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। और दूसरा आ जाता है आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल मतलब खादी इंडस्ट्री, कपड़ा वाला इंडस्ट्री। टू इंडस्ट्री प्रोड्यूस 14%, एम्प्लॉय लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल आफ्टर एग्रीकल्चर। बहुत बड़ी बात है, याद रख लेना, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट देता है, अप्रोक्सीमेटली 57% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। उसके बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट कहाँ आता है आपका, ये बोल सकते हैं हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ठीक है, उसके बाद आता है 35 मिलियन पर्सन डायरेक्टली कहाँ है, इस सेक्टर से जुड़े हुए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट शेयर द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सिग्निफिकेंट 24.6%, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है बहुत अच्छा, और 4% टूवर्ड द जीडीपी, बहुत अच्छी बात है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है, जॉब में भी और जीडीपी में भी। ठीक है, आई होप सो इट विल क्लियर। ये पब्लिक सेक्टर में भेल सेल आप याद रख लेना, और ये प्राइवेट सेक्टर में टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री। नेक्स्ट, फैक्टर फॉर द कंसंट्रेशन लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड द गुजरात। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन और अबंडेंट एंड द चीप। और यहाँ क्या मिलेगी आपको, कौन सी सॉइल मिलेगी, बेसिकली आपको ब्लैक सॉइल, ये भी याद रख लेना। ब्लैक सॉइल की वजह से यह प्रोडक्शन अच्छा होता है कॉटन का। Moist climate is the coastal state have to develop a cotton textile industry because humid conditions are required for the wearing of cloth else by yam bricks। ठीक है, तो क्लॉथ बनाने के लिए ह्यूमिड कंडीशन की आवश्यकता होती है, और वो बेसिकली आपको महाराष्ट्र और गुजरात में मिलेगी। वेल डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी ऑफ महाराष्ट्र एंड द गुजरात। ठीक है, तो जेएनपी पोर्ट जो है महाराष्ट्र का, नावा शेवा पोर्ट है, वो भी है। ठीक है, तो आपको पोर्ट्स के ऊपर भी एक अच्छा सा स्पेशल वीडियो बना दूंगा। इंडिया में कौन कौन से मेजर इंपोर्टेंट पोर्ट्स है जहां से हमारा ट्रेड बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उस पर भी वीडियो बनेगा। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट टू कॉटन क्लोथ, आइडियल वेयर इन द वार्म एंड द ह्यूमिड। ठीक है, गर्मी और ह्यूमिड टेम्परेचर में हम अच्छे कपड़े कैसे पहन सके, तो बेसिकली महाराष्ट्र और गुजरात में आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम फेस क्या कर रहा है कॉटन टेक्सटाइल, पावर सप्लाई द इरेक्ट इन आवर कंट्री। पावर कंटिन्यूसली बिजली प्रोवाइड नहीं करी जा सकती है। मशीनरी नीड टू अपग्रेड स्पेशली इन वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर। मशीन्स को भी अपडेट करना पड़ेगा। अब ब्रिटिश टाइम पीरियड की मशीन्स चलाओगे तो कैसे काम चलेगा। लो आउटपुट ऑफ लेबर, लेबर का जो आउटपुट है वो लो निकल रहा है। वी स्टिल नीड टू इंपोर्ट कॉटन स्पिट ऑफ फैक्ट। बताइए, इतनी अच्छी धरती है हमारी, इतना अच्छा कॉटन यहाँ उगाया जाता है, उसके बाद भी हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ रहा है कॉटन। The production of cotton in country has increased, धीरे धीरे इंक्रीज भी करना पड़ेगा, और सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसको भी डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें फेस कर रहे हैं हम लोग।
किसमें? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जूट इंडस्ट्री। अब आ जाते हैं जूट इंडस्ट्री। बैंक ऑफ द हुबली, बेसिकली बात है जूट प्रोडक्शन एरिया हुबली बेसिन में है, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र है। एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्टेशन हुबली रिवर, ठीक है, एक्सपेंस बहुत ज्यादा खर्चा लग जाता है। इट विल कनेक्ट बाय द गुड नेटवर्क फॉर रेलवे, वाटरवे एंड रोडवे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? रेलवे, वाटरवे और रोडवे से अच्छी कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। अबंडेंट वाटर प्रोसेसिंग रॉ जूट, देखो जूट के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो ऐसी जगह पे ही उगाया जा सकता है जहां जनरली पानी अच्छा हो। एबिलिटी ऑफ चीप लेबर फॉर वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। तो जनरली जो बंगाल वाला रीजन है, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हो ब्रिटिश ने भी सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री थी वो बंगाल की इधर ही लमसम लगाई थी। सूती नाटक है। कोलकाता इज अ पोर्ट एज अ लार्ज अर्बन सेंटर, प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड द पोर्ट फैसिलिटीज। तो जो हुबली रिवर के पास फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करता है जूट इंडस्ट्री का, वो ये सब फैक्टर है, तो आप देख सकते हो। दूसरा आ जाता है आपका रीजन फॉर लोकेशन ऑफ शुगर मिल्स, मतलब गन्ने की खेती। द रॉ मटेरियल यूज शुगर केन इज बल्की एंड पेरिशेबल, ठीक है, ज्यादा दिन आप नहीं रख सकते गन्ने को। इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज द सुक्रोज कंटेंट डाइज फास्ट एंड शुड बी प्रोसेस्ड विद इन द 24 आवर ऑफ द हार्वेस्ट। मतलब अगर आपने गन्ने को काट दिया तो 24 घंटे के अंदर उसका सुक्रोज सुकड़ने लग जाएगा। आप देखेंगे गन्ना सूखने लगता है, फिर उसमें से जूस निकलेगा नहीं, तो यूज होगा नहीं, ठीक है। आई होप सो इट विल क्लियर ऑल दिस थिंग। अब आ जाते हैं, ये इंडस्ट्री का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सबसे लास्ट में देखते हैं, थोड़ा सा आगे वाला देख लेते हैं। Sugar industry is shifting toward the southern and the western state because cane production has a higher sucrose content. The favorable climate condition, cooler climate ensure longer growing crushing season. The cooperatives are more successful their state. Sugar industry being seasonal in nature, ideal for cooperative sector, yield the heritage higher in the southern state. तो southern और northern western side में भी, western side में भी आपको sugar industry दिखेगी। आयरन इंडस्ट्री, इट इज बेसिक की एंड द हेवी इंडस्ट्री। तो आपको आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री कहां मिलेगी? याद रखना, छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि झारखंड और उड़ीसा में मिलेगा या उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ आयरन और विच इज माइंड हियर, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, vast growth potential in the home market, efficient transport network from the distribution, availability of power because the region has many thermal and the hydro power station। तो जनरली आयरन और स्टील इंडस्ट्री आपको झारखंड उड़ीसा में क्यों मिलेगी? यहाँ थर्मल पावर एनर्जी, यहाँ से कोल भी निकलता है, कोयला, ठीक है। तो कोयले की वजह से ये सब सुविधा इजी मिल जाती है। और एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में बहुत आया है, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप बताइए इंडिया में सबसे पहले जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगी थी वो किसके हेल्प से लगी थी, प्लस कौन सी थी, उसका नाम बताइए। आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एल्यूमिनियम, इट इज अ लाइट मेटल रेजिस्ट टू कोरेजन, ठीक है, ये झड़ता नहीं है जब अगर इस पे वाटर भी पड़ जाए या क्लाइमेट कंडीशन की वजह से। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट इज अ मेलिएबल, बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन मिक्स विद द अदर मेटल। तो ये मेटल एल्यूमिनियम, ये अगर किसी मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाए तो स्ट्रॉन्गर भी हो जाता है। यूज ऑफ एल्यूमिनियम, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, पैकिंग मटेरियल। और इसको और किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स एंड द स्टील ऑफ जिंक, लेड, ये सब चीजों के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेकिंग वायर, इट हैज गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटेंस ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक, लेड इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री। तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के यूज हमने देख लिए। और अब नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। 2 मिनट रुक जाइए। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इट प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन फॉर ट्रांसिस्टर,
television, computer and the mass. It helps us set up telephone exchange, telephonic, cellular telephonic, radio, many other equipment which have the application in the space technology, aviation, defense, meteorological department etc. तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट क्या क्या बना रहा है आपका? टेलीफोन एक्सचेंजर, टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन जिसे आप फोन करते हैं, आपका जो मोबाइल फोन है, रेडियोज और ऐसे इक्विपमेंट्स बना रहा है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के काम आते हैं, एविएशन के काम आते हैं, डिफेंस के काम आते हैं और मेट्रोलॉजिकल मतलब जो हम क्लाइमेट की खोज करते हैं या हम ये बोल सकते हैं कि अपना वातावरण को जानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. It has a generate employment of large number of people. बिल्कुल. This industry has been a major foreign exchange. FDI basically इस इंडस्ट्री में बहुत आता है. Growing business process out BPO. ठीक है? BPO का फुल फॉर्म क्या है? Business Process Outsourcing Sector. India is one of the leading country to software development और इंडिया 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रोवाइड डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट. ठीक है? तो आई होप सो बेसिक डाटा है, आप आराम से 10th की एनसीईआरटी पढ़ के निकाल सकते हैं. एयर पोल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया. एयर पोल्यूशन एक ऐसा पोल्यूशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था कि इस तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है जो कि एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है. जैसे कि केमिकल एंड द पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक्स, refines, smelting plants and burning fossil fuel factories that ignore pollution norms. Airborne particles turn to solid and liquid particle like dust, spray, mist and smoke. ये सब इशू कर रहे हैं. उसके बाद आपका आ जाता है वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन जिसमें डिटर्जेंट आ गया, एसिड आ गया, सॉल्ट आ गया, ठीक है, डाइज आ गया, ये वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं. हेवी मेटल लाइक लेड एंड मर्क्यूरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल, कार्बन, पेस्टिसाइड, रबर एक्सेट्रा. तो ये सब पानी को गंदा कर रहे हैं, जैसे कि लेड, मर्करी, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल, कार्बन, प्लास्टिक एंड रबर. वाटर बॉडीज विदाउट ट्रीटमेंट पॉल्यूट देयर वाटर बॉडी. तो अब नदी में बिना मतलब कंपनी के अंदर जो गंदा पानी निकल रहा है वो डायरेक्टली अगर आप रिवर में छोड़ दोगे तो उससे क्या होगा कि वो पॉल्यूटन है वो जाके वहां क्या करेगी? पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर देगी रिवर का. तो आपको क्या करना है? ट्रीट करके उसको डालना है. दूसरा नॉइज पॉल्यूशन, द जनरेटर, कंप्रेशन मशीन, फर्नेस, लूम्स, एग्जॉस्ट फैन एक्सेट्रा. द इंडस्ट्री क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज. नॉइज कैन राइज ब्लड प्रेशर एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एज वेल एज. तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ाता है आपका नॉइज पॉल्यूशन, हार्ट अटैक्स भी आ सकता है. लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड. डंपिंग ऑफ इंडस्ट्री वेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका कूड़ा जो होता है वो कहाँ? लैंड पे डाला जाता है और ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? लैंड पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है. थर्मल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज फॉर द कैंसर एंड द बर्थ डिफेक्ट्स. तो ये सब चीजें हैं, आपको ये आईएमपी है, आराम से बैठ के पढ़ेंगे जिसकी वजह से आपको चीजें समझ में आ जाए. और एक चीज आपको और याद रखना है, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो इजीली ऑल दिस आर क्लियर्स. नेक्स्ट, मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाया जा सकता है? Particular matter in the air can be reduced. Fitting smokes stacked to factories with fabric meter, electrolysis, precipitation. ठीक है? तो आपने देखा रहेगा जब पॉल्यूशन ज्यादा होता है तो आपके शहर में कोई गाड़ियां चलती होगी जो हवा के अंदर क्या करती है? वाटर मॉलिक्यूलर छोड़ देती है. उसकी वजह से क्या होता है? जो डर्टी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं. Equipment to control aerosol emission and can to industry, electroplastic, perceptor, scrubber, internal separation. बेसिकली इंडस्ट्री के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने चाहिए कि अगर वो वेस्ट मटेरियल निकाल रहे हैं तो उसको ट्रीट करके बाहर निकाला जाए. उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो उस वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करके यूज कर सके. स्मोक कैन रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंडस्ट्री बाय कोल फैक्ट्रीज. तो कोल फैक्ट्रीज को भी अपने स्तर पे काम करना चाहिए. वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्री कैन बी कंट्रोल. हम क्या कर सकते हैं? मिनिमम यूज ऑफ वाटर फ्रॉम द प्रोसेसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकल. बिल्कुल, जो वाटर पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं हम उसको रीयूज, रिसाइकलिंग हम कर सकते हैं. हार्वेस्टिंग द रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री एंड डोमेस्टिक पर्पज. तो हम जो वाटर, जो बरसात होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, जनरली उसका पानी हम यूज करें वाटर और इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा. ट्रीटमेंट हॉट वाटर इन्फ्लेमेंट बिफोर रिलीजिंग देम रिवर एंड पाउंड. मतलब उनको गर्म करके उनके जो डिसइफेक्ट है उसको निकाल देना चाहिए, उसके बाद उनको रिवर में छोड़ना चाहिए. Primary treatment mechanical means such as a screening, grading, flocation, sedimentation,
सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होगा और टेरिशरी ट्रीटमेंट क्या होगा, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। वाटर का रिसाइकल होके अगर रिवर में जाएगी तो वहां बायोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत आराम से आप ये बोल सकते हैं इकोलॉजी को हम बचा सकते हैं। आपका लास्ट काम क्या है, स्टेप टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री डेवलपमेंट, ये आप खुद से प्रिपेयर करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको भी पढ़ने की कुछ चाह बढ़ेगी और आपको लगेगा जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इजीली आप पढ़ लेना। ये पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे मिल जाता है, ठीक है। तो पीडीएफ से 10th एनसीईआरटी कवर करिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा। जब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन होना असंभव है, ठीक है। जो एक चीज रह गया था वो चार्ट, वो मैं आपको बता देता हूं। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी। प्राइमरी में क्या आएगा, एग्रीकल्चर आएगा, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ठीक है। सेकेंडरी में क्या आएगा, मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। टर्शरी में क्या आएगा, होलसेल, रिटेल ट्रेड, केटरिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, बिजनेस, सर्विस, जनरल गवर्नमेंट, कम्युनिटी, सोशल, पर्सनल सर्विसेज। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस चैप्टर को हम ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आपकी सहूलियत के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ विराम देंगे। तो आपको अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। निश्चित रहिए, कोई भी डाउट रहेगा आप वापस पूछ सकते हैं मुझसे, और आपको कमेंट करना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू ऑल।